आपका 10th को साइंस का एग्ज़ाम है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए खूब एक PDF तैयार करा है और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें काफ़ी मिलाने की कोशिश करी है। सिर्फ एक या दो ऐसे चैप्टर्स नहीं है, वो जैसे वो स्तोत्र, ऊर्जा के स्तोत्र है, उसमें से मैंने आपको नहीं दिया क्योंकि, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट जिनके हैवी जिसमें मार्क्स हैं वो मैंने उनको इकट्ठा करने की कोशिश करी है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और जो मैं ये करवा रही हूँ उसको 2 या 3 बार वीडियो को वॉच करना है और इसी से रिलेटेड जो NCERT के पीछे वाले क्वेश्चंस हैं जो आंसर वाली बुक में होते हैं जनरली, ठीक है ना, उनको ज़रूर रिवाइज़ करना है। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने हिंदी मीडियम में बनाई है लेकिन मैं साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी समझा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ये जब PDF में देखेंगे ना तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत है मैम नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जो अब आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ईंधन जो है वो पूरी तरह से जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CH3Cl में आबंध निर्माण कीजिए। आबंध निर्माण करेंगे तो इसमें ये देखो ये आ जाएगा, एक जगह C आ जाएगा, मतलब बीच में सेंटर में, और उसके तीनों साइड जो है हाइड्रोजन आ जाएगा और एक साइड क्लोरीन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या होती है? होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसको हमने विद एग्जाम्पल समझाना है। तो कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो, मतलब विच हैव द सेम स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और तथा जिनकी 2 लगातार यौगिकों में CH2 इकाई का फ़र्क हो। जैसे कि सपोज़ आपका पहला नंबर है CH4 का, मीथेन, फिर है C2H6 ईथेन, फिर है C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। तो इन सभी में एक दूसरे से CH2 का फ़र्क है, आप देख लीजिए। CH4 और C2H6 में CH2 का फ़र्क है, C2H6 और C3H8 में भी CH2 का फ़र्क है, इसी तरह C3H8 और C4H10 में भी CH2 का फ़र्क है। तो ये बात क्लियर हो गई कि होमोलोगस सीरीज़ वो होती है जिसमें कि एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तथा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और जिसमें सिर्फ CH2 का फ़र्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन? ये जो बच्चे बोलते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम में समझ नहीं आ रहा, सिर्फ टर्म्स का फ़र्क है बेटा। हिंदी वालों और इंग्लिश वालों दोनों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, अगर टर्म आपके क्वेश्चन पेपर दोनों उसमें आता है, मीडियम में आता है, आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में देख लो, ठीक है। चलो, हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? जब वनस्पति तेल को, मतलब ऑयल को, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके निकल की प्रेजेंस में 473 केल्विन में गर्म किया जाता है तो वो वनस्पति घी बन जाता है, ठीक है। और वनस्पति घी क्या होता है? जैसे उदाहरण हो गया डालडा, और इसमें क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदला जाता है तो उसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और जो ये है वनस्पति तेल है, उसका एग्जाम्पल हो गया मूंगफली तेल, और इसमें क्या होता है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को ही हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चलिए अब आ गया पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में व मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर बताइए। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कहती है कि इसमें हमें जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड है कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं? परमाणु संख्या के हिसाब से अरेंज करते हैं। किसकी संख्या के हिसाब से? परमाणु संख्या के हिसाब से। इसका मतलब हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को अरेंज करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 समूह तथा 6 पीरियड हैं।
लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 पीरियड हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक सारणी में हाइड्रोजन का स्थान नहीं है, समस्थानिकों का स्थान नहीं है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हाइड्रोजन का भी स्थान है और समस्थानिकों का भी स्थान है। अब बच्चा इंग्लिश मीडियम वाले पूछेंगे समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक बेटा वो होते हैं जिनको आइसोटोप्स कहा जाता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। फिर है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस नहीं है, मतलब जैसे कि एक होती है सक्रिय, एक होता है अक्रिय। अक्रिय मतलब जो वो नहीं करती, नोबल गैसेस, तो उनकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उनकी भी जगह है। फिर है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हम तत्वों के स्थान, ग्रुप तथा आवर्त का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में बेटा आपको पता है कि ये देखो जैसे कि 2881 है, तो इसका मतलब इसकी जो ग्रुप संख्या है वो 1 है और इसकी आवर्त संख्या 4 है। आवर्त संख्या 4 क्यों है बच्चों, मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया है, जितने शेल होंगे वो उनकी, जितने कोश होंगे वो उनकी आवर्त संख्या होगी, और जिससे संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमें आधुनिक आवर्त सारणी से पता चलता है। अब हम आएंगे पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी कैल्शियम के चारों ओर 12, 19, 21 और 38 वाले परमाणु संख्या वाले तत्व हैं। तो किन के वो बोल रहे हैं, इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। देखो बेटा आपको साफ नज़र आ रहा है कि लास्ट में 2 जिसके हैं, जिनकी ग्रुप संख्या समान होगी तो उनके फिर रासायनिक गुणधर्म भी और भौतिक गुणधर्म भी सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। आवर्त सारणी में 3 तत्व दिए गए हैं आपको ABC, ये मैंने तुम्हें क्लास में भी करवाया था बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि A धातु है या अधातु, तो A एक्चुअली अधातु है क्योंकि इसका समूह क्या है 17, 16, 17 वाले सारे अधातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A की अपेक्षा C अधिक अभिक्रियाशील है या कम। भाई देखो C जो है वो A से कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम अभिक्रियाशीलता होगी जब अधातु की बात की जाएगी। धातुओं में आपको मालूम है ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन ये दोनों अधातुएं हैं तो इनका सारा उल्टा होगा। ठीक है, तो इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो कम होगी। तीसरा प्रश्न है C का साइज़ B से बड़ा होगा या छोटा। भाई छोटा ही होगा, क्योंकि ये अधातु है और ये बाएं से दाएं जाने पर हमारा इसका परमाणु साइज़ छोटा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई तत्व A धनायन बनाएगा या ऋणायन। भाई ये दोनों है ही अधातु, तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। ऋणायन क्यों होगा ये, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, तो ऋणी है तो ऋणायन होगा। इंग्लिश में ये क्या होगा, अनायन होगा, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से, इसके लिए इसका नाम है अनायन। इंग्लिश वाले सुन लो, अभिक्रियाशीलता का मतलब इंग्लिश में रिएक्टिविटी होता है। ओके, चलिए जी अब हम आते हैं पेज नंबर 4 में। जनन किसी स्पीशीज़ की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। हाउ डज अ रिप्रोडक्शन जो है दैट हेल्प्स इन दी स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज़। मतलब जनन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, जनन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनन के टाइम पे DNA बनता है। DNA जो है वो जीव की संरचना के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। संरचना मतलब उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनन के द्वारा वही जीव अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। भाई जनन के बाद ही, आफ्टर रिप्रोडक्शन ही जो है कोई स्पीशीज़ जो होती है वो बेटा मेंटेन होती है, कोई संतति जो होती है वो अस्तित्व बनाए रखती है, स्टेबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक कोशिक व बहुकोशिक जीव के जनन पद्धति में क्या अंतर है। भाई एक कोशिक में विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और बहुखंडन होता है। मीन्स जो एक कोशिक मतलब एक वाले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें बेटा ये होता है ना, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, रीजनरेशन होता है। ठीक है, और जो बहुकोशिक मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर दी कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीज़ें होती हैं जिससे कि बेबी को रोका जा सकता है, वो कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहला हमारा इसमें आ जाता है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल जो होते हैं, जैसे कॉन्डम हो गया, कॉपर टी हो गया।
फिर है हार्मोन संतुलन का परिवर्तन, मतलब हार्मोन को कैसे बैलेंस किया जाए, हार्मोन को कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। तो इसमें सहेली और ये जो पिल्स आती हैं खाने वाली, जो जनरली फीमेल्स लेती हैं, फीमेल्स ही लेती है मतलब, तो वो उसमें हार्मोन संतुलन को परिवर्तन, इससे एक्चुअली निषेचन नहीं होता। निषेचन मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता। फिर तीसरा है शल्य क्रिया तकनीक, मतलब जो कि हम सर्जरी वाली टेक्निक्स करते हैं, जिसमें कि हम उसमें क्या करते हैं कि जो पुरुष की शुक्र वाहिकाएँ होती हैं, मतलब जो उनकी जो जिससे कि शुक्र नीचे जाते हैं उनके टेस्टिस के वहाँ पे साइड पर, तो उनकी जो ये जो होती हैं शुक्र वाहिकाएँ उनको अवरुद्ध कर देते हैं, मतलब उसको लाइगेट कर देते हैं, लाइगेशन भी कहा जाता है इसको। और मादा